नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित तिवारी। बिहार, जहां से जन्मे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आज चर्चा जिनके साथ कर रहे हैं, उनकी कहानी भी बिहार की राजनीति की तरह है। क्रिस्पी, रोमांच और हार कर जिताने वाले को बाजीगर कहते हैं टाइप। सामान्य भाषा में बोलो तो एआई का हम जो सब लोग इसका मतलब समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। बहुत सारा काम एआई के थ्रू, एआई के माध्यम से हम करते हैं, जहाँ से कंटेंट से लेकर हम सर्वे तक एआई के माध्यम से हम करते हैं। इंडिया के अंदर हम सबसे फास्टेस्ट सर्वे करके देने की कैपेसिटी है। कहने को नहीं है, करने को करते भी हैं। बस एआई का सीधा सा बहुत बड़ा मतलब, सीधा सा मतलब हजारों आदमियों का काम एक आदमी कर देता है। ये एआई लाभ है इसमें निश्चित रूप से, चुनावी तौर पे बहुत ज़्यादा। बिहार जैसे हम सोचते हैं वैसा है नहीं, उससे कुछ अलग भी है। बिहार तो मैंने भी थोड़ा महसूस किया। मेरे एक फ्रेंड की शादी में गया था, तो पटना एयरपोर्ट देखा तो मुझे बस स्टैंड लगा। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। बहुत मॉडर्न अप्रोच है, ये तो मानता हूँ। वो एक गाना तो है ना, आइए ना हमरे बिहार में। जी जी। तो बिहार के जलवे देखने होंगे तो बिहार जाना पड़ेगा आपको। तो आप भी जब बिहार जाओ तो इस बार मधुबनी भाभी जी के लिए एक साड़ी जरूर लेकर आना। मेरे नाम पे तिवारी है। वो समझते थे तिवारी बिहारी है, तिवारी यूपी का है। तो जब कोई भी इस पे होता था तो मेरा फोन हो या मेरी खबर को बहुत प्रायोरिटी मिलती थी। तो मैं तो धन्यवाद उनको बरसों से दे रहा हूँ। अच्छा, सिंह हो राजस्थान से हो, ये सारे सिंह राजस्थान में ही रहते हैं या कहीं दूसरे में ही है? की चर्चा अंतिम नहीं है। हम हर कदम पर, हर अपडेट पर आपको रूबरू कराते रहेंगे और बताते रहेंगे कि बिहार क्यों भारत की राजनीति के लिए अहम है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित तिवारी। स्वागत है आपका हमारे विशेष पॉडकास्ट में। बिहार, जहां से जन्मे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे देशभक्ति और नेतृत्व के प्रतीक, आज भी यही धरती राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति के कई मजबूत हस्तियों जैसे तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और रणनीतिकार प्रशांत किशोर को जन्म देती है। हम चर्चा करेंगे कि बिहार की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और कांग्रेस पिछले 3 विधानसभा चुनाव में किस तरह के जनाधार के साथ सत्ता में आई, सामने प्रदर्शन किया और कैसे इन पार्टियों ने सत्ता और समाज को आकार दिया। हम चर्चा करेंगे नीतीश कुमार के लंबे मुख्यमंत्री कार्यकाल की, उसके साथ ही प्रशांत किशोर की रणनीतियों तक, सत्ता, जातिगत राजनीति और बिहार के भविष्य की कहानी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की राजनीतिक यात्रा के बारे में, रणनीति के पीछे की पूरी कहानी, सब कुछ हम आज उजागर करेंगे। आज चर्चा जिनके साथ कर रहे हैं, उनकी कहानी भी बिहार की राजनीति की तरह क्रिस्पी, रोमांच और हार कर जिताने वाले को बाजीगर कहते हैं टाइप है, जिन्होंने आरएलपी को, सोशल मीडिया को हथियार की तरह इस्तेमाल करना सिखाया। राजस्थान की भूमि से संसद के गलियारों तक जाने के लिए बेताब कांग्रेस के नेताओं को संजीवनी दी और राजनीतिक कौशल से भारत के पॉलिटिकल एडवाइजर के तौर पर खुद को स्थापित किया। हमारे साथ हैं एआई पॉलिटिक्स के संस्थापक और राजनीतिक विश्लेषक राम सिंह साखला जी। स्वागत है सर आपका। जी सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपको। सवाल सोचा तो बिहार की राजनीति का था पहला, लेकिन मन में ये आया कि एआई पॉलिटिक्स, तो सोचा राजनीति आप ही से शुरू कर दूं। ये एआई कैसे समझें इसे? एआई बहुत सामान्य भाषा में बोलूँ तो एआई का हम जो सब लोग इसका मतलब समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। जी। ठीक है, बिना बुद्धिमत्ता की राजनीति हो नहीं सकती। और जब राजनीति में आपको टेक का पार्ट जोड़ दो तो फिर इसको आप टेक्नोलॉजी से भी कनेक्ट कर सकते हो। जी। तो हमने इस कंपनी का जब नाम रखा तो बहुत सारे नाम हमने पहले से सोचे थे, लेकिन जब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई तो हमने लगा कि ये नाम ठीक होगा। तब हमने इसका नाम एआई पॉलिटिक्स रखा। और हमारा बहुत सारा काम एआई के थ्रू, एआई के माध्यम से हम करते हैं, जहाँ से कंटेंट से लेकर हम सर्वे तक एआई के माध्यम से हम करते हैं। अभी तक हम बात करें तो शायद मैं कोई कंपैरिजन नहीं करता, बट इंडिया के अंदर हम सबसे फास्टेस्ट सर्वे करके देने की
कैपेसिटी है। अगर किसी भी स्टेट का अगर हमें सर्वे करना हो तो हमें मैक्सिमम 3 से 4 दिन लगते हैं, जी। और एक असेंबली के लिए केवल 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो इसी टेक्नोलॉजी का सामंजस्य पॉलिटिक्स के साथ में करके एआई पॉलिटिक्स बन गया। तो इसी को एआई में आपने बता दिया कि भाई कहने को नहीं है, करने को भी करते भी हैं। है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम चूंकि इसी विषय पे हैं तो बिहार तक पहुंचे उससे पहले हम देश की राजनीति के इस मिजाज को समझ लेते हैं। नेता अक्सर पॉलिटिक्स पुरानी आधार पे ही करते हैं कि भाई वोट तो जनता देने जाएगी। एआई का इस्तेमाल कैसे? पहले क्या होता था कि बहुत चीजें थी कि ये बात ठीक है कि नेता पुराने पैटर्न्स थे, लेकिन एक समय क्या होता था कि हम पर्चे बांट के चुनाव का प्रचार होता था। हाँ, वो फिर बड़ा सा भोंपू भी बड़ा सा देखा है हमने। बम्पू लगा के टेम्पो ऑटो बच्चे रिक्शा पे भाग रहे हैं, लगाकर छोटी फिर छोटी वो झंडियां। चुनाव के प्रचार हाँ करते थे, जी। झंडियां बांट के। लेकिन अब क्या होगा, लोगों तक पहुंच बनाने का जो जरिया था, आपने देखा होगा 2000 हमारा जो 2014 का जो चुनाव था लोकसभा का, उसके अंदर सोशल मीडिया की कितनी बड़ी एंगेजमेंट स्टार्ट हुई, और उसके बाद में हर जी, एक पॉलिटिकल पार्टी की कई मजबूरी तो बन स्टार गई, बन गए अब तो। कि उनको अपनी आईटी सेल बनानी पड़े। जी। तो हर पार्टी के अंदर वो आईटी सेल है। तो हम्म, जिस तरह से उस समय सोशल मीडिया का इंट्रोडक्शन हुआ, तो आज का जो अभी इलेक्शन है वो एआई जैसी टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज हो रहा है। बस एआई का सीधा सा बहुत बड़ा मतलब नहीं, सीधा सा मतलब है हजारों आदमियों का काम एक आदमी कर देता है। जी। ये एआई है। लाभ है इसमें निश्चित रूप से। चुनावी तौर पे। बहुत ज्यादा। तो चलो अब आ जाते हैं बिहार के मुख्य मुद्दे पर। सबसे बताएं। पहले तो सच में बताइए, आपने कुछ किया है बिहार चुनाव पे अभी? हाँ, अभी हमने करीब 135 सीटों पे हमने सर्वे किया है। जी। एक पार्टी के लिए किया था। वो पार्टी अब उसमें कौन कौन कैंडिडेट उसके लिए हो सकते हैं, बेटर हम्म। कैंडिडेट हो सकते हैं, तो वो उसको लेकर किया। तो बहुत सारे बिहार को हमने देखने का समझने का अवसर मिला। हमारी टीम गांव-गांव में गई, लोगों से मिली, वहाँ की सिचुएशन देखी, पॉलिटिकल पार्टियों की स्थिति देखी। हम्म, तो बहुत कुछ हमने बिहार को समझा है कि बिहार जैसे हम सोचते हैं वैसा है नहीं, उससे हम्म। कुछ अलग भी है वहाँ पर। तो बहुत सारी नई-नई चीज़ें वहाँ पर क्या देखने को क्या मिला। नया है, क्या दिखा आपको? बिहार के अंदर जैसे हमने 2 चीज़ें देखी। नेताओं की टैगलाइन के अलावा। हाँ, मैं हम्म। आपको बता रहा हूँ। पहले हम ये सोचते थे कि ये सब कुछ जो सम्राट ये, सम्राट वो, बहुत सारे जो लोग थे वहाँ पे। हम्म। आ, स- जिस जिस मान के चलिए कि भारत पे अगर अधिकतर किसी ने राज किया है तो वो बिहार ने किया है। जी। आप चाहे अशोक सम्राट की कहानी ले लीजिए, हम्म। या फिर किसी कुशवा वंश की ले लीजिए, सारे वंश वहां से निकले हुए हैं। तो एक तरह का भारत पर राज करने का वो राज्य है, उसको देखने की इच्छा तो हर किसी में होती है, और वही इच्छा हमारे अंदर की क्या था। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग थी कि जिस समय जो बुद्धिजीवी वर्ग बिहार से निकलता था, लेकिन आज की हालत वहाँ पे संघर्ष, गरीबी और भ्रष्टाचार। बाहुबल भी थोड़ा सा ऐसा है, हम तो बाहुबल, कुछ ऐसी। उसका एक पुलिसिंग खराब है तो बाहुबल आपका है, अधिक है वहाँ पर। गुंडा राज भी है, ऐसा नहीं है कि आज कोई वहाँ पे सारी जो 15 साल पहले था उसके कंपैरिजन में कम है, लेकिन नीतीश जी कई तो सुशासन बाबू है ना। नहीं, सुधार हुआ होगा, ये मान के चलिए कि समय के साथ चीजें बदलती है, सुधार होता है, हुआ भी। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें, जैसे क्या होगा, आप बिहार की स्थिति देखो ना, बिहार एक ऐसा राज्य है कि पहले उसकी नेपाल बॉर्डर लगता है, हम्म। बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर आता है। वहाँ पे लोगों का आवागमन होता है, कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं, आपको नेपाल जाना है तो सीधा बिहार होते हुए आप चले जाइए। जी। वहाँ पे जो बीएसएफ है वो इतनी इंटीग्रेट नहीं है कि उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को रोक सकती है। दूसरा, आपको जितने भी अभी नकली नोट्स आते हैं वो काफ़ी हद तक उस एरिया से आने के चांसेस, हाई चांसेस है, और वहाँ के लोग मानते भी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ गया राज्य। जिस समय एक समय अगर बिहार की बात होती तो शिक्षा में सबसे अधिक था, लेकिन आज सबसे लोएस्ट स्थिति पे जा रहा है। यूपीएससी और मीडिया दोनों ही कब्जा सा था बिहार के। तो तो बहुत आप सारे ऑफिसर्स हैं जो कई राज्यों में हैं, वो बिहार से निकले हुए हैं। यूपीएससी में इंटरव्यू अगर कहते थे कि भाई इंटरव्यू पैनल में भी बिहारी मिलेंगे और देने वाले भी, ऐसा था। अब लेकिन तो अभी भी ऐसा नहीं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं वहाँ पर, जी। समझदार और बहुत होशियार लोग हैं वहाँ लेकिन पर। बिहार के लिए क्या कर रहे हैं वो भी जानना लेकिन जरूरी सबसे बड़ी बात है कि वो सब लोग, आप एक डेटा उठा के चेक है। करिए कि जितने भी बिहार के आईएएस है वो कभी उनकी फर्स्ट चॉइस में बिहार रहता नहीं, मैक्सिमम लोगों के। जी। मैं ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ डेटा के ऊपर। मैक्सिमम जो बिहार के कैडर के जो भी सिविल सर्विसेज या किसी भी हम्म। सेंट्रल की सर्विसेज में वो जाते हैं, तो उनकी फर्स्ट चॉइस में बिहार नहीं रहता।
वो किसी दूसरे उसके पास के उत्तर प्रदेश पे जाने की कोशिश करेंगे या दिल्ली आने की कोशिश करेंगे। हम्म, ये एक बड़ी दुर्दशा है बिहार का कारण कि वहां पर अब बिहार के अंदर बहुत टॉप लेवल के अधिकारी होंगे तो अधिकतर साउथ के होंगे या फिर किसी दूसरे स्टेट के लोग हैं। तो वो भी एक बिहार के लोग निकल रहे हैं लेकिन वहाँ रहना नहीं चाहते हैं या कोई अपनी फैमिली के इश्यूज हैं या फिर वो अपना कैरियर बच्चों का कैरियर देखने की वजह से कोई बाहर बड़े शहर में जाना महानगरों में जाना चाहते हैं। नहीं, तो ये बिहार तो मैंने भी थोड़ा महसूस किया। मेरे एक फ्रेंड की शादी में गया था मैं, तो पटना एयरपोर्ट देखा तो मुझे बस स्टैंड लगा। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जाओगे तो बिहार का एयरपोर्ट बहुत अच्छा बन चुका है, मॉडल एयरपोर्ट जिसका उद्घाटन जी, प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं। अब तो तस्वीरें अलग आ रही है अब कि वहाँ की जो एयरपोर्ट था, पहले एयरपोर्ट पे हम हम्म, मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम आज से 4 से 5 महीने पहले गया था, उस जी, समय वो ऑपरेशन में नहीं था, नया वाला। जी, जी, तो पुराने उतर के हमने भी देखा था कि हम्म, वो बस की जैसा ही था। हम्म, लेकिन अभी मैं लास्ट मंथ गया था, तब नए वाले एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका था और बहुत मॉडर्न एयरपोर्ट है, ये तो मानता हूँ इसका। और मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन पटना में आने से ठीक पहले जो इतना लंबा पुल है, उस पे भी थोड़ा ट्रैफिक जाम अक्सर रहता है। उसका भी एक स्थायी समस्या का समाधान उस वक्त मुझे लगा था। मेरी एक फ्लाइट छूट गई थी, तो मुझे अभी तक याद है। अब पटना में क्या हुआ कि वहाँ पर ओवर क्राउडेड है लोग। जी, आप जहाँ पर भी जाओगे तो ट्रैफिक आपको मिलेगा। हम्म, तंग गलियां हैं, व्यवस्था ट्रैफिक व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है जो बाकी शहरों में, कारण कि वहाँ के लोग उस चीज से ज्यादा कनेक्ट नहीं हुए। जी, आप ऑटो रिक्शा ई रिक्शा जिस रास्ते से, ये सभी शहरों में होता है, ऐसा नहीं है कि हम जी, किसी दूसरे शहरों में, दिल्ली बिहार जयपुर हरियाणा ये सारी हम्म, जगह होता है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा एक मैं मुझे जो आप जो ट्रैफिक वाला हम्म, वो मामला कह रहे हो ना, वो वहां हम्म, से जुड़ा हुआ है। उसका जी, एक कंडीशनल यही है कि वहां पर व्यवस्थाओं में सड़कें कमजोर होना, हम्म, सड़कें छोटी होना, तो उससे ट्रैफिक का जाम आपको पूरे पटना में मिलेगा। हम्म, लेकिन अभी गंगा जी के पूरे तट के साथ में एक ब्रिज बना है जी, और बहुत लंबा बना है, और लोग बहुत सारे जो वहां पर देखने आते हैं, सामने टहलने, बहुत अच्छा माहौल है वहां पर। जी। मैं तो पूर्णिया से पटना आया था, तो बड़ी मतलब उसमें इसलिए मैंने करीब नहीं, से अब देख लिया। सड़कों में थोड़ा सुधार है फिलहाल की स्थिति हाँ, में। पहले तो मुझे नहीं पता कैसी थी, लेकिन अभी हम गए हैं तो काफी अच्छी व्यवस्था है सड़कों को हाँ, लेकर यही तो तो। 5-7 साल पहले की बात है नहीं मेरी। नहीं, अब मैं 5 तो साल मैं जिस बस में ट्रेवल कर रहा था उसमें तो मुझे और भी अच्छा लगा था। वो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत अच्छी बस है, एक्सप्रेस है। तो मुझे रास्ते में करीब 20-25 बार कोई दूर से हाथ हिला रहा है तो बस वाला रोक लेता था। तो मैंने कहा यार ये कौन सा है? बोल ये एक्सप्रेस वे है, इसीलिए एक्सप्रेस वे है, ऐसे ही चलेगा ये तो। तो बिहार ये है। बोला बिहार है बाबू। वो एक गाना तो है ना, वो आइए ना हमरे बिहार में। जी, जी। तो बिहार के जलवे देखने होंगे तो बिहार जाना पड़ेगा आपको। हाँ, लेकिन अच्छा है बिहार, लोग बड़े सरल है। मैं क्योंकि मैं किसी ऐसे कार्यक्रम में गया जिसमें सब उत्सव में थे, तो मैंने वहाँ करीब से महसूस भी किया और मुझे अच्छा भी लगा। क्योंकि अब इसमें कुछ खान पान की बात कर लेते हैं। राजनीति तो सीधी जुड़ी हुई है। लिट्टी चोखा उत्सव तो अब दिल्ली में भी होने लग गया है। आपने हस्तियां देखी भी होंगी, बहुत कर रहे थे। वहाँ ना आप जाओगे तो हर तीसरी गली में ये स्पेशल आपको लिट्टी चोखा का जी, कोई ना कोई रेडी है, दुकान है, रेस्टोरेंट, वो मिलेगा। हम्म, और जो आपकी पसंद है वो आप खाओ। और हर जगह आपको एक अलग टेस्ट उसमें आएगा और हाँ, आपको मन लगा के भी खाना का मन करेगा। तो ये तो है वहाँ का खान जी, पान ना। चाहे आप मधुबनी जाओगे तो मधुबनी की पेंटिंग, बिहार की उसी पेंटिंग से बनी हुई साड़ियाँ। जी। तो आप कभी जब बिहार जाओ तो इस बार मधुबनी भाभी जी के लिए एक साड़ी जरूर लेकर आना। सही है, अच्छा है जी। तो एक मतलब छठ का पर्व होता है और राजनीति छठी का दूध याद दिलाती है। इस पे भी थोड़ा सा टच करते हुए निकले आगे तो बढ़िया है। अ, बिहार में जैसे हर एक स्टेट में अपना हम्म, अलग कल्चर होता है, तो बिहार के लेकर जो छठ का उत्सव है वो बहुत बड़ा उत्सव है। हम्म, सारे जो प्रवासी भाई लोग जो बाहर रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, वो सब लोग छठ पूजा पे आते हैं, घर पे हम्म, आते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, और बहुत बड़ा उत्सव है वो अपने आप में। कई दिन तक चलने वाला उत्सव है और लोगों की आस्था उसमें बहुत अधिक है। जी, और जी। वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। आपको ये मान हम्म, के कि छठ का पर्व इस बार ये है तो वो फिर अपनी अगली पीढ़ियों तक देते हैं। इस बहाने तो यमुना साफ होने लग गई। तो धीरे धीरे अब कारण यही था कि दिल्ली में। दिल्ली में बिहार आ गया। हाँ, दिल्ली में यमुना जी साफ होने लग गई, इसलिए मुझे अच्छा लगा तो ये तो कि चलो। धन्यवाद दो आप बिहारियों को कि नहीं, वो बिहारियों को तो मेरा मतलब सच में प्रणाम है। उन्होंने अपने हाँ, ये आप देखोगे मेरे तो। तो नाम में एक्चुअली में मैं ये भी बता दूं, एक थोड़ा सा किस्सा भी है। चलो आगे बढ़े उससे पहले कि मेरे नाम में तिवारी है। तो अक्सर जो हमारे नोएडा ऑफिस में थे, तो वो एक लोबी कह सकते हैं उसे, कि मीडिया में सशक्त है, तो यूपी या बिहारी। तो मेरे को
एडवांटेज मिलती रहती थी। वो समझते थे तिवारी बिहारी है, तिवारी यूपी का है, तो जब कोई भी उस पे होता था तो मेरा फोन हो या मेरी खबर को बहुत प्रायोरिटी मिलती थी। तो मैं तो धन्यवाद उनको बरसों से दे रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी चीज है कि किसी राज्य के नाम का लाभ मिल रहा है तो लेना चाहिए। नहीं, मैं जब चाहे जी न्यूज में था, न्यूज 18 ईटीवी में था, तो बहुत मुझे फायदा तो मिला, और मैं ये नाम से आइडेंटिफाई होता है। हाँ कई बार मैं एक बार एयरपोर्ट पे था, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, तो जी। उसने मुझे पासपोर्ट पे देखा। हम्म, हम कहीं बाहर जा रहे थे तो उस जी। समय उन्होंने देखा, अच्छा सिंह हो, राजस्थान से हो। हम्म। मैंने कहा हाँ। ये सारे सिंह राजस्थान में ही रहते हैं या कहीं दूसरे में ही है? तो एक आइडेंटिफाई आपको सरनेम करता है कहीं जी ना जी। कहीं। नहीं नहीं, अच्छा है। तो थोड़ी राजनीति की बात कर लेते हैं अब। जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार है ही ऐसा है, वहाँ की भूमि ऐसी है जिसने साहित्य को, कला को, संस्कृति को हजारों, मतलब वर्षों से सहेजा है। और शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे रिसर्च के क्षेत्र में भारत को बहुत आगे बढ़ाया है। तो तमाम बिहारियों को पुनः प्रणाम। राजनीति की बात कर रहे हैं हम, तो आरजेडी अभी कह सकते हैं बीजेपी के साथ सत्ता में है। तो चुनाव 2020 में, जेडीयू है सत्ता में, हाँ, बीजेपी। अ, राष्ट्रीय जनता दल, हाँ, अ, जी। उसमें थोड़ा सा ठीक है। घर की बातें कट कर लेते हैं। फायदा है। तो 2020 की बात हम कर रहे हैं। 2020 में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी उभर के आई, 23.1% वोट लेके आई, और जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, 20.5% के साथ, बीजेपी भी 15.6% के साथ, और कांग्रेस 6.1% के साथ। बिहार की राजनीति में समीकरण गठबंधन के लिहाज से भी बदलते रहते हैं। हालांकि कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनना है। तो ये आंकड़े मैंने सब इसलिए बताए कि ये मिक्स मैच सा रहा। बीजेपी सत्ता से बाहर हुई, सत्ता के अंदर आई, एक तरह से किंग मेकर तो नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार में उनका रहना पहले तो भले ही मजबूरी ना रहा हो, अब केंद्र में भी गठबंधन की सरकार है तो मजबूरी हो गया है। तो हम इस डबल इंजन की सरकार के हिसाब से ही बातचीत शुरू करते हैं। फिलहाल के चुनाव में जाना, ये मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है कि दिल्ली को अगर चोट पहुंचानी है, दिल्ली को कमजोर करना है, केंद्र में मोदी की सरकार को सबक सिखाना है, तो बिहार में जो एनडीए की सरकार है, सीधे तौर पर वो कमजोर तभी हो सकती है जब यहाँ सत्ता का परिवर्तन हो। नीतीश कुमार भले ही सत्ता से बाहर हो ना हो, गठबंधनों का दौर नए सिरे से हो जाए, लेकिन बीजेपी सत्ता में यहाँ से खिसक जाए। आपने क्या महसूस किया जब 135 सीटों पर गए? देखो, ये मैं आपको एक दो अलग अलग आंकड़े बताता हूँ। हम्म, एक आंकड़े वो हैं जो 2020 के जो चुनाव के परिणाम थे, जिसके अंदर जेडीयू और बीजेपी के साथ में एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ा था। उस समय रामविलास पासवान जी की पार्टी थी, वो अलग से चुनाव लड़ रही थी। जी। चिराग पासवान अभी जिसके नेता हैं, वो अलग से चुनाव लड़ रहे थे। उनको सीटें तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने खूब सारी सीटें खराब की थी। हम्म, ये एनडीए की मैक्सिमम सीटें थी। तो उस समय जो सत्ता में आए थे, तो शायद अभी पिछले 15-20 साल में सबसे कमजोर प्रदर्शन रहा था जेडीयू का। बीजेपी की सीटें अधिक होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया था। जी। तो नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे, फिर बीच में इधर उधर हुआ, फिर वापस एनडीए के साथ आए। लेकिन आपको इसका चुनाव भी जो रिसेंटली हुआ, चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव, हम्म। वहां पर आप उसके परिणाम देखोगे तो उस समय क्या हुआ, एलजीपी, बीजेपी और जेडीयू तीनों ने साथ उसी का ही परिणाम है कि बहुत अधिक मात्रा में वहां पर सबसे बड़ी पार्टी एनडीए की ये लोग जी। सीटें लेकर आए थे। इंडिया गठबंधन इंडिया कमजोर हुआ। गठबंधन बहुत कमजोर हुआ, जबकि दूसरे राज्यों जबकि में इंडिया गठबंधन अखिलेश अच्छी। यादव ने भी वहां मेहनत की थी, प्रचार भी किया था, राहुल गांधी खुद थे, तेजस्वी तो अपने नए प्रभाव को उसी वक्त बुनने की दौड़ में थे। तो इसीलिए वहाँ का गठबंधन की जो पॉलिटिक्स है, बिहार उसके आसपास घुसता है, जी जी। क्योंकि वहाँ पर हर बिहार का एक अलग एरिया है और अलग एरिया की अलग पार्टी है। जी जहाँ बीजेपी लड़ती है तो बीजेपी का होल्ड है, जहाँ जेडीयू लड़ती है वहाँ बीजेपी का वॉलेंटरी नहीं है। ये बहुत सच्चाई है। आपको जहाँ बीजेपी लड़ेगी वहाँ जेडीयू का कोई आपको कार्यकर्ता नजर नहीं आएगा। तो वो जैसे ही राज्य अपने आप में डिवाइड हो चुका है। आरजेडी का काफी सीटों पे होल्ड है, हम्म, कांग्रेस सीमित सीटों पर है। तो अधिक जगह तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी नहीं है, अभी ये सिचुएशन है।
वो तो वोटर अधिकार यात्रा निकाल चुके हैं, राहुल तो कह रहे हैं कि अब की बार। देखो वो उनका अलग मुद्दा था कि वो हाँ। वोटर अधिकार यात्रा निकाले और उसका प्रभाव अभी हाँ। कितना लोगों में दिखेगा वो बात की बात है। लेकिन मीडिया हाइलाइट्स में अच्छे थे लोगों ने। इस बार अगर मानस है कि कुछ हम्म। चेंजेस बदलाव का, लेकिन वो इतना हम्म। आसान भी नहीं है। जी जी। अगर कोई दूसरी पार्टी सत्ता में, कारण है कि आपका जो आ, अब 3-4 वहां पे गठबंधन हो गए, हम्म। अलग पार्टियां। और इंडिया में सबसे अधिक पार्टियां अगर कहीं चुनाव लड़ती है तो वो बिहार है। हम्म। पप्पू यादव ने कह दिया था कि आरजेडी के कार्यकर्ता नहीं होते तो इतनी भीड़ भी नहीं आती, और जबकि हम और बड़ी रैली करना चाहते थे तो राहुल जी ने रोक दिया। ये दूसरी चीज है कि पप्पू यादव अभी किस पार्टी में, वो खुद तय नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। पप्पू जी बहुत अच्छे लीडर हैं एक्चुअली। मैं कई बार उनके साथ में हम्म। पार्लियामेंट के अंदर एक दो बार उनसे मुलाकात हुई या हाय हेलो हुआ, तो वो बहुत व्यक्ति बड़े ठीक है, हम्म। नियत साफ है। लेकिन पॉलिटिकली उनको अभी कोई स्कोप नहीं मिला है जी। कि वो किस पार्टी के साथ जा रहे हैं। उन पार्टी कांग्रेस के साथ में तो वहां पर वो यादव आ गए, तो उधर से लालू प्रसाद यादव परिवार पूरा है, तो शायद उसी वजह से उनको कांग्रेस में भी मुश्किल हो रही होगी। तो वो किस संदर्भ में कहा होगा वो उनका विषय रहा। जी जी। तो अब चुनावी लिहाज से भी बात कर लेते हैं। बिहार की राजनीति को अगर हम समझें तो राजनीति के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से बिहार बदलता रहा, और लगातार चूंकि दो राज तो ऐसे आए, लालू यादव का राज या नीतीश कुमार का। जो अब का बिहार हम देख रहे हैं, बिहार की छवि को बदलने का महत्वपूर्ण जिम्मा इन दो बड़े नेताओं के पास था। तो कैसे बिहार डेवलपमेंट की और बिहार की विकास की गाथा भी लिखी जाए, उसके लिहाज से देखा जाए, बिहार केवल कह सकते हैं कि वर्कफोर्स पैदा करने वाला स्टेट ना रहे, वो रोजगार देने वाला भी रहे। देखो, एक सबसे बिहार के साथ में सबसे बड़ा अगर कोई दुर्भाग्य रहा होगा जी। तो उसके है झारखंड का अलग होना। कि बिहार के साथ में, बिहार के लोगों के साथ में, और ये उतना ही तकलीफदायक मुझे लगता है झारखंड के लोगों के साथ। जी। हुआ क्या कि जो आपकी रिसोर्सेस थे, जहाँ से आपको इनकम सरकार कमाई कर सकती थी, वो झारखंड में चला गया। हम्म। स्किल्ड पूरी बिहार में रह गई। जी। दोनों के बीच में एक स्टेट का बैरिकेड हो गया। अब दोनों चीजें अलग अलग हो गई तो दोनों क्या हो गए, एक्सपोर्टर हो गए। वो हम्म। लेबर एक्सपोर्ट कर रहा है और वो रिसोर्सेज, दोनों ने अपनी इंडस्ट्रीज नहीं खड़ी कर पाए। जी। तो ये बिहार के दृश्य से अगर वहाँ के लोगों की तौर पर देखें तो झारखंड का अलग होना ही बिहार के लिए एक अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान था। अगर वो आज अलग नहीं होता तो अलग परिस्थितियां थी। जी। ये निश्चित रूप से अगर आप, फिर उसके बाद में अगर बिहार का सबसे बड़ा दूसरा नुकसान हुआ शुगर मिल्स के बंद होना। कई सारी शुगर मिल चलती थी, लेकिन हम्म। 1975 के बाद में स्थितियां खराब होने लगी और वहाँ धीरे धीरे शुगर मिल्स बंद होने लगी। करीब करीब पहले 30 के आसपास चल रही थी, अब 11 बची है। वो भी संघर्ष कर रही है। जी। सरकार ने 17 से 18 शुगर मिल्स ली थी, लेकिन उसमें से कोई ऑपरेशन नहीं चला उनका, एक भी ऑपरेट नहीं कर पाए और वो सारी बंद हो गई। तो रोजगार खत्म हो गया। रोजगार खत्म होने के बाद में आप फिर लोगों को आप क्या करोगे, बच्चे कहीं ना कहीं रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों में गए। तो वो एक चेन बन गई अब जी। कि बच्चा पैदा बिहार में हो रहा है, रोजगार कहीं और उसके लिए जाना पड़ेगा। संसाधनों की भी कमी है और वहाँ पर जमीन की बहुत कमी है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसा नहीं है, अगर इसको हम कहें कि जमीन की कमी की वजह से आपको बड़ी इंडस्ट्रीज वहाँ पर नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मनसा नहीं और आया नहीं। अगर किसी की सरकार की मंशा हो तो आप फूड पार्क ला सकते हो, बहुत सारा काम है जो भी कर सकते हो। बिहार टूरिज्म का सबसे बड़ा पैलेस बन सकता है इंडिया के अंदर आपका। आ, गया, बोध गया वहाँ पर है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप जाओगे तो देखोगे कि बिहार बिल्कुल अलग दिखेगा। बिल्कुल। मंडल और कमंडल की राजनीति का केंद्र भी रहा, उसका असर अभी भी दिख रहा है। निश्चित रूप से सबसे अधिक अगर किसी में दिखेगा तो बिहार में दिखेगा। मंडल कमंडल की कहानी जाति के आसपास घूमती हम्म। है। और बिहार के अंदर आप देखोगे पॉलिटिकली तौर पे अगर मैं कहूँगा तो जाति को समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी होगी। वहां पर हर एक जाति में सबका, हमारे तो यहाँ पर एक जाति उसके बाद में कास्ट, सब कास्ट नहीं होती, लेकिन जी। बिहार में तो इस चीज से ही आपको नोटिस किया जाता है कि अच्छा जाति है, फिर इसकी बाई कास्ट क्या है, फिर जी। उसकी सब कास्ट क्या है, उससे आपको पूरा डिजाइन हुआ है बिहार। जैसे वहां पर क्या है, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, हम्म। ओबीसी, ईबीसी कर दिया। इसी तरह ये बहुत सारे सेक्टर हाँ, में तो बटा कोई हुआ, तो उसका असर बहुत अधिक मूसक है। खाने वाली जो जाति है, उसको लेके भी बहुत कुछ हो गया था, घाची या क्या है कुछ ऐसा, मतलब मैं कह रहा हूँ वहाँ का हर बड़ा ही एक, मतलब अलग अलग
वहाँ पे हर एक जाति का एक अलग अस्तित्व है, चाहे उसकी संख्या कितनी भी क्यों ना हो। जी। हर एक जाति में आपको राजा महाराजाओं का परिचय मिलेगा। हाँ। और आप वहाँ पे जाओगे, किसी कोई दुकान पे जाओगे तो उसका नाम देखोगे, सम्राट, चक्रवर्ती, हम्म। ये नाम सबके साथ जुड़े हुए मिलेंगे। तो वो जी। बिहार बिल्कुल। सही कह रहे हैं, बिहार है। लेकिन थोड़ी सी राजनीति अब मंडल कमंडल से जो ऊपर उठी और लालू प्रसाद, नीतीश कुमार नेता आए, अब ये दौर भी मुझे लगता है इस चुनाव में बीत जाएगा। अब नई राजनीति है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, जो मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं करती है लेकिन सत्ता में बने रहना चाहती है। ये चाहे एक नई राजनीति हम बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से हो, या लालू यादव के परिवार में ही अब तो दो धड़े हो गए हैं, वो दिखने को या होने को ही है, सच में कोई दिक्कत हुई है क्या, या राजनीतिक तौर पर प्रेशर ग्रुप बनाने के लिए, चर्चा में रहने के लिए हुए हैं। तो तेजस्वी यादव अगर प्रमुख चेहरे के तौर पर लें वो उसकी, या पीके के तौर पर ले, और चिराग पासवान भी अपना जिस भी क्षेत्र में हो, लेकिन पासवान जी की राजनीति को आगे बढ़ा ही रहे हैं। तो कैसे आपको लगता है कि इस नए दौर की राजनीति में नया बिहार, विकास वाला बिहार, या जो मुद्दे सच में सामने आने चाहिए वो हैं क्या? क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा भी निकली, सिर्फ वोट चोरी पे ही पूरा खत्म हो गया। जो असल मुद्दे थे कहीं छुप से गए। मैं एज ए पॉलिटिकल तौर पे अगर देखता हूँ, हम बहुत सारे कैंपेन कर चुके हैं कई भी पार्टियों के साथ में, लेकिन अगर आपको मैं शायद ये बात बहुत बड़ी बात था, कांग्रेस के पास में जो लोग विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, शायद उन लोगों के पास में एक चीज की बहुत कमी है। वो सोचते हैं बहुत छोटा है, छोटी छोटे मुद्दों पे सोचते हैं, जो मुद्दे कुछ समय बाद में गौण हो जाते हैं। जी। अब वहीं भारतीय जनता पार्टी को आप देखोगे तो उसके मुद्दे बहुत लंबे हैं। जैसे उन्होंने कहा 370 हटाएंगे। हम्म। 30 साल 20 साल की ये पूरी लड़ाई उन्होंने लड़ी, इनके मैनिफेस्टो में रहा, और फिर उन्होंने हटाया। राम मंदिर का मुद्दा इनके मैनिफेस्टो में 20 साल रहा। अब बड़ा मुद्दा पीओके है, जो कई साल तक चलेगा। हम्म। कांग्रेस अभी तक उस चीज को नहीं पकड़ पाई है कि आइडियोलॉजिकल आपको लंबा खेलना है तो क्या सा मुद्दा। कांग्रेस जैसे ये वोटर चोरी यात्रा थी, मुझे लगता है इलेक्शन के बाद में ये भी खत्म हो जाएगा। जी। इससे पहले आप जीएसटी, नोटबंदी, इन सारों पे मुद्दे उठाती है कांग्रेस। विपक्ष का करंट मुद्दे उठाना बहुत जरूरी है, लेकिन एक विजन होता है कि हम अगले 20 साल हम इस पे एक पॉलिटिकली तौर पे हम खड़े रह सकते हैं। हम्म। वो कहीं ना कहीं कमी रही है। शायद इसका कारण ये भी हो सकता है कि सबसे अधिक सत्ता में रही हम्म। कांग्रेस। तो बार बार वहाँ पाला बदलने में नेता माहिर रहते हैं। नीतीश कुमार ही ले लेते हैं, बाकी तो छोड़िए। तो हालांकि राजनीति के लिहाज से ठीक है, मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहेगा, और नीतीश कुमार तो अनुभवी भी हैं, सुशासन बाबू भी हैं। तो ये राजनीतिक फेरबदल, घुमाव कैसे देखते हैं? बिहार की राजनीति में चलता है, सब नॉर्मल है, अब जनता कैसे लेती? देखो, जनता अगर इस चीज को इजी वे में नहीं लेती तो ऐसे हर बार थोड़ी बनता। तो जनता को इन चीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जी। ये सच्चाई है। आज भी नीतीश कुमार और जेडीयू का मानना है कि हमारे पास 15% का वोट परसेंट करीब करीब ऐसा है जो हमारे साथ हमेशा रहेगा। जी। कम से कम भी अगर रहेगा तो हम 15% से कम नहीं आएंगे। हम्म। और वहीं आरजेडी का मानना है कि मुस्लिम यादव की जो पॉलिटिक्स है वो हमारे साथ चलेगी। जी। अब कांग्रेस के पास ये है कि हम आरजेडी के साथ चलेंगे। पिछले 30-35 साल में कांग्रेस ने अपनी दुर्गति खुद कर ली कि वहां पर उस स्थिति पे नहीं है वो कि खुद कोई पार्टी हम्म। अपना स्टैंड ले पाए। वो किसी ना किसी गठबंधन के साथ में चलेगी। तो जी। गठबंधन, दल बदल, वहाँ की पॉलिटिक्स के आसपास आप जाओगे तो नीचे के लेवल पे भी दिखेगा, विधायक के लेवल पे भी वही दिखेगा। और प्रधान, ये जो छोटे चुनाव होते हैं वहां पर भी ये सब हम्म। चीजें बहुत सामान्य बातें हैं, कोई बड़ी बातें हमारे लिए वो नहीं। असली एक क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा हावी है बिहार में, या फिर राष्ट्रीय पार्टियां अपने वर्चस्व को धीरे धीरे बढ़ाते हुए कभी एकल भाव से आ सकती हैं? कांग्रेस का आपने जिक्र कर ही दिया, बीजेपी, यहाँ पे दो ही राष्ट्रीय पार्टियां मुख्य तौर पे अपन ले सकते देखो, हैं। बिहार में आपको मैंने पहले ही कहा कि बिहार हर क्षेत्र में अलग पार्टी का वर्चस्व है। जी। तो बिहार में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है, चाहे किसी को भी ले लिए, जो हम्म। पूरे 243 सीटों पे चुनाव लड़ सकती है। हम्म। सिंगल वन की कैपेसिटी नहीं है। जी। तो हर एरिया, जेडीयू की भी एक क्षमता है कि वो 120 तक अपनी अप्रोच रखती है और 103 से 4 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के पास भी सेम स्टेटस हम्म। है। और ऐसी अभी कोई पार्टी, जिस पिछली बार चिराग पासवान ने प्रयास किया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली उनको,
तो बीजेपी के साथ में या फिर कांग्रेस के साथ में, दोनों के साथ में ये पीके बहुत, तैयारी कर रहे हैं, बार कह रहे हैं परिणाम होगा, देखा जाएगा, चुनाव तो सब पे लेकिन लड़ाई मैं है। आपको कांग्रेस और बीजेपी के साथ में ये एक बहुत बड़ा है कि उनके आधी सीटों पे तो उनके कार्यकर्ता हैं, हम्म, और आधी पे तो कार्यकर्ताओं की कमी है या है ही नहीं। आपके बूथ में लोग नहीं होंगे तो आप खड़े नहीं हो, तो उनको बैसाखी तो क्षेत्रीय पार्टी की चाहिए ही चाहिए होगी। जी जी। जाति का जिक्र बेहद जरूरी है, आपने किया भी। तो बिहार की राजनीति में क्या आज भी मुख्य अगर वोटिंग के लिहाज से जाएं तो जातिगत समीकरण हावी रहेंगे, चाहे वो कैंडिडेट तय करने को आप कह रहे हैं 135 पे आपने सुझाव दिए हैं, तो वो क्या जाति आधार बन रही है क्या, या व्यक्ति की योग्यता राजनीतिक तौर पर ज्यादा है अभी? देखो, ये तो मान के चलिए कि योग्यता आपकी पहली चॉइस होती है, जी। लोगों की भी वही होती है। हम्म सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस में जाति आती है। अगर हम्म आप किसी भी, आप अगर कितना भी, क्योंकि हम्म। कई बार एक जाति के दो लोग लड़ते हैं, तो हम उसमें क्या देखते हैं, एक फिर योग्यता देखते एक हैं। बार बीच में वो योग्यता भी आप बता दो कि असल में क्या है। कोई देखो, नेता बनने की सोच रहा हो, उसे बताओ योग्य हूँ, और मैं तो आया ही नहीं सामने। योग्यता, हर आदमी अलग योग्यता होती है। कोई सामाजिक सोशल वर्क हो जी सकता जी। है, हम्म कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, हम्म, और कोई बाहुबली हो सकता है। जी जी। बाहुबल की एक अलग योग्यता है, और कोई चापलूस की योग्यता हो सकती है। मैं पॉलिटिकल्स के तौर पे ये योग्यता के सारे पार्ट है, लेकिन जो लोग हम्म डेवलपमेंट विकास की बात करेंगे, लोग पसंद करते हैं। हम्म और शायद इसी का भी एक कारण है कि इस बार जाति से ऊपर उठकर एक पार्टी प्रयास हम्म कर रही है, वो है जन स्वराज पार्टी, हम्म, प्रशांत किशोर जी की पार्टी जी है। जी। तो वो भी अपने आप में एक कहानी बना रही है बिहार में। हम्म एक इसी पे आ गया कि जातियों के प्रभाव का संतुलन है क्या बिहार, उत्तर प्रदेश की हम देखते हैं तो जातिगत आधार पे तीन में राजपूत, यादव और मुस्लिम्स, ब्राह्मण उसमें वर्चस्व रखते हैं, लेकिन वो उस तरह से एग्रेशन वाली में, मतलब हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन चारों को जैसे यूपी में दबदबा माना जाता है, और यही वजह रही कि मायावती वहां सरकार बना पाई, मजबूती से चला पाई। जब आप किसी का दबाते हैं, शोषण करते हैं, तो वो प्रतिक्रिया भी तेज होती है। बिहार में अगर आप देखेंगे तो बिहार में क्या जो अगड़ी पिछड़ी, ये जातिगत ये आधार पे ठीक है ये बैलेंस? ये एक बहुत बड़ा आधार था कि यादव, लालू प्रसाद के टाइम से हम्म यादव का वोट बैंक बहुत अधिक हम्म हेवी था, और बाकी लोगों ने ऐसा उनके प्रतिकार के रूप में वोट हम्म, दिया। अभी भी दे रहे हैं कई जगह, ऐसा नहीं अभी नहीं दे रहे कि यादव के अगेंस्ट में वोट डालना। जी। तो लेकिन वहाँ पे कॉम्बिनेशन यादव और मुस्लिम है, हम्म, जो वाईएम का जो कॉम्बिनेशन की बात करें, वो दोनों कॉम्बिनेशन वो जी। स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, इस बार हम जब डेटा की एक रिपोर्ट बना रहे थे, हम्म तो हमने क्योंकि वहाँ पे अगर आप किसी भी सर्वे करते हो तो आपको जाति का फैक्टर देखना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो हमने इस बार देखा कि यादव और मुस्लिम वोट भी आरजेडी से इतर जा रहे हैं, जी। कुर्मी वोट भी अपनी पुरानी पार्टियों को छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। हम्म तो वो संतुलन जाति का जो जितना पहले था, वो धीरे धीरे कम तो हो रहा है। पलायन की वजह कोई नेता है या विचार या आ, अवसर? पलायन का देखो, मैंने कहा पहला सबसे बड़ा कारण बना था कि बिहार का टूटना, जी। आज भी मानता हूँ। हम्म उससे उससे पहले के रिकॉर्ड्स अलग थे, उसके बाद के अलग थे। हम्म फिर दूसरा था कि नेताओं की शायद, या फिर मैं ये कहूँगा इतना दोषी कभी नेता नहीं होता जितना उस सूबे में लगे हुए अफसर, जो आईएएस, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो योजना बनाए और योजनाओं को लागू कराए, उतनी हम्म जिम्मेदार वो लोग होते हैं। हम दोष हजार दे सकते हैं नेताओं को उनके बारे में, लेकिन कोई व्यक्ति 30 साल किसी राज्य में सेवा करता है, हम्म तो बराबर का दोषी वो मानता है। हम्म, शायद वो इतने इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए जितनी योजना बनी थी। अगर जी। जितनी बनी, अगर उतनी इम्प्लीमेंट हो, नई की जरूरत नहीं है, जितनी बनी अगर वही इम्प्लीमेंट ठीक से हो जाती, तो बिहार की स्थिति आज अलग होती। तो इसमें जिम्मेदार तो सब लोग होंगे। जी। ये महादलित वर्ड आ गया अब, पहले तो दलित तक ठीक था कि भाई हाँ, आप संविधान के दायरे में हो, आपको समाज को ऊपर उठा के लेके आना है, सब भाइयों के बराबर उन्हें स्थान देना है, लेकिन ये घोर राजनीति में महादलित शब्द आ गया देखो, है। ये महादलित अगर मैं कहूँ तो, अगर ये महादलित किसी का नाम है तो ये जेडीयू का सुझाया हुआ नाम, हम्म नीतीश कुमार जी की पार्टी। उन्होंने कहा कि दलितों में, जैसे मान लीजिए दलित में कोई भी समाज एक वर्चस्व रखती है, हम्म जाटों का अधिक वर्चस्व था तो गैर जाटो थे वो महादलित हो गए, तो हम्म उनके लिए अलग से स्कीम बनी। अब ओबीसी था तो उसमें भी
ईबीसी हो गया, पिछड़ा हो रहा, अति पिछड़ा हो गया, तो उसके अंदर भी उनके लिए अलग से योजना है। तो वो अलग अलग जाति के हिसाब से भी इसमें दो चीजें से इसमें राजनीति भी होती है खूब सारी, जी। और ये भी होता है कि जिन लोगों को आवश्यकता उनको हम्म, अवसर भी प्रदान हो। जी। बाकी इसमें राजनीति में कोई कमी नहीं है, वहां पर दलित, माँ दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, लेकिन बात जिस समय राजनीति में योग्य और अयोग्य की नहीं होगी, हम्म। तो कोई भी राज्य, स्टेट, गांव आगे नहीं बढ़ सकता। चलो करंट की बात कर लेते हैं। निर्णायक मुद्दा कौन सा होगा जो वोट दिलाएगा बिहार में? फिलहाल तो वहाँ का निर्णायक मुद्दा अगर मैं बिहार की बात करूं अभी, तो उसमें एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि जेडीयू जो अभी सत्ता में है, वो बहुत कमजोर स्थिति में है। इसका सीधा कारण ये है कि लोग पूछ रहे हैं नीतीश कुमार के बाद कौन, हम्म, क्योंकि बीजेपी ने कोई पत्ते नहीं खोले हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार बाद में चिराग कौन। पासवान तो कुछ हो रहा है चिराग पासवान के मन में कि हाँ। बहुत सारे लोगों के मन में हो रहा है, वहाँ पर बीजेपी में खूब सारे लोगों के मन में हो रहा है, जेडीयू में भी हो रहा है, और बाकी पार्टी में खूब सारे। तो नीतीश बाबू तो कह रहे हैं, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन चेहरा तो अब वही है आज घोषित तौर आज पे। घोषित चेहरा है, लेकिन लोगों के अंदर जो हम्म। बातें चल रही है वो ये चल रही है कि नीतीश जी अब बीमार हो गए, बूढ़े हो गए, एज हो गई, वो कहीं ना कहीं नुकसान जेडीयू को दे रहा है। हम्म। तो एक सबसे बड़ा करंट मुद्दा है कि बिहार के लोग ये हैं कि सीएम कौन होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, हम्म। हम बिहार गए थे जी। और हमारा एक क्वेश्चन था उसके अंदर कि आप अगला मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं। हम्म। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। हमने, हाँ। आप मान के सब चलिए, पत्ते खोल दीजिए अब तो तो सब लोगों निकला ने क्या? कहा कि अगला सीएम कौन, हाँ। किसको देखना चाहते हैं। जी। तो मैं कोई संख्या में ना आपको कम संख्या, बहुत सारे, हम्म। हमें सीएम तो योगी जी जैसा चाहिए। हम्म। तो हमने कहा योगी तो उत्तर प्रदेश में, बोला अगर योगी जी लड़ रहे हैं हम तो उनको वोट। अब उसके अंदर जो बात कहने वालों में मुस्लिम भी थे, हम्म। दलित भी थे, माँ दलित भी थे, पिछड़े भी थे, अति पिछड़े थे। ये मैंने कहा यार योगी जी कैसे आएंगे, क्योंकि वहां पे लोग बड़े, कुछ लोग सीधे होते हैं, बोला ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए हमारे पड़ोस के राज्य में, ऐसा कोई मुख्यमंत्री आ जाए तो तो क्या लाएंगे। बुलडोजर बाबा की छवि? वो सारी कानून व्यवस्था से बुलडोजर, रोजगार, वो सारी चीजें हो सकती है, हिंदुत्व भी उसमें बड़ा कारण रहा, जी। लोग पसंद तो करते हैं। मुस्लिम फैक्टर कितना है बिहार में? बिहार में मुस्लिम फैक्टर अभी किसके साथ है। हाँ है, असर भी कितना डालता है, क्या नहीं, असर, निर्णायक भूमिका में है आप क्या? 15 से 20%, कई कई सीटों पे आप 30%, कईयों कईयों पे वो 50% तक जाते हैं, तो कुछ सीटों पे निर्णायक भूमिका में रहते हैं। हम्म। और जहाँ निर्णायक भूमिका, जहाँ मुस्लिम बहुल है, वहाँ आरजेडी अभी तक अच्छी स्थिति पे। लेकिन पिछली बार एक हैदराबाद से आने वाले एमपी, उनकी पार्टी है जी। एमआईएम, और उसने पिछली बार भी उसके 4 से 5 कैंडिडेट चुनाव जीते थे, इस हाँ। बार भी उसका प्रभाव रहेगा, वो मुस्लिम सीटों पे सबसे अधिक रहेगा। हम्म। तो उसको वो इस बार नुकसान कर सकती है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वहां पर यादव वोट भी पूरा एकजुट नहीं जाएगा, जैसे हम हम्म। सोचते हैं कि एक पार्टी को जाता है, ऐसा नहीं, हर पार्टी और कैंडिडेट देख के भी वोट डाल रहा है इस बार। जी। जी। तो क्या माने कि बिहार की राजनीति में आपके नजरिए से सफल नेता कौन है, क्योंकि आपने सीधे उत्तर प्रदेश पे ले जाके टिका दिया सवाल। सफल, देखो, जब तक किसी भी वो बहुमत से कोई नहीं आता तब तक किसी को सफल नहीं माना जाएगा, सब हम्म। बैसाखियों के सारे आ रहे हैं। तो राम सिंह साकला जी से आपने जाना कि नीतीश कुमार में कितनी संभावनाएं हैं बिहार का फिर से मुख्यमंत्री बनने की। बिहार चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तेजस्वी यादव अपनी पूरी तैयारी के साथ चुनाव में है, राहुल गांधी का साथ लिए हुए हैं। उन्हें लगता है यादव और मुस्लिम वोट बैंक के साथ बिहार की जनता इस बार उनका प्रमोशन करेगी। उप मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचाएंगी, लेकिन परिवार सबसे बड़ी चुनौती है। खैर, पॉडकास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। बिहार में जन स्वराज का झंडा बुलंद कर रहे पीके कितने प्रभावी होंगे, ये बिहार का हर व्यक्ति और राजनीति में रुचि लेने वाला भारत का हर नागरिक भी जानना चाहता है। पीके के सर पर वो ताज है कि वो किसी को भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा सकते हैं। पॉलिटिकल एडवाइजर के तौर पर, एक कुशल और प्रभावी रणनीतिकार के तौर पर उनका नाम आता है, लेकिन जब खुद मैदान में होंगे तो असल परीक्षा वहीं देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन अब बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सोच रहे हैं
एनडीए में जो भूमिका उनकी है, तो दबाव में बीजेपी को लाया जा सकता है, लेकिन खुद के बूते कितनी सीटें लाएंगे ये देखने वाली बात होगी। तभी बिहार में नीतीश के उत्तराधिकारी के तौर पर एनडीए उन्हें अपना सकता है। खैर, चुनावी बयार में फिलहाल के लिए इतना, दीजिए इजाजत, नमस्कार। बिहार चुनाव को लेकर ये चर्चा अंतिम नहीं है। हम हर कदम पर, हर अपडेट पर आपको रूबरू कराते रहेंगे और बताते रहेंगे कि बिहार क्यों भारत की राजनीति के लिए अहम है। फिलहाल के लिए मुझे और राम सिंह साकला जी को दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये एक्स्ट्रा है भाई साहब, क्योंकि 4 ही मुख्यमंत्री थे अपने।